मार्केट में इस वक्त काफी उतार चढ़ाव है। एक रेंज के बीच मार्केट काफी ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कौन से शेयर आपको खरीदने चाहिए? कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में आप होल्ड करें और किन से आप बाहर निकलें? ये सारी चीजें समझनी चाहिए। इसके अलावा नए इन्वेस्टर्स क्या करें? उन्हें कौन से शेयर कैसे खरीदें? कैसे अच्छे शेयर चुनें? पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? इन सारी चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान। खास मेहमान मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बीक्यू प्राइम हिंदी जब लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने अपनी बेस्ट विशेष हमें भेजी थी। हमारे साथ हैं एनआईएसएम के कुंज बंसल। कुंज सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बीक्यू प्राइम हिंदी पर। जी नमस्कार, थैंक यू। सर काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। बेस्ट विशेष के बाद फिर आपसे इंटरेक्शन पहली बार हो रहा है। एक सवाल जो अभी के मार्केट के हिसाब से मैं समझना चाहूंगा कि इस वक्त मार्केट एक रेंज में काफी ऊपर नीचे चल रहा है, वोलाटाइल काफी है। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में घूम रहा है। इनफैक्ट लिमिटेड रेंज की भी जब हम बात करें तो उसको हम दो टाइम पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो करीब करीब पिछले 4 महीने से, जिसको हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बोलना चाहें, जो भी अपने अपने पर्सपेक्टिव से, और उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो 18 महीने से इंडेक्स लेवल्स, लार्ज कैप इंडेक्स लेवल्स, सेंसेक्स और निफ्टी वही है जो आज से 18 महीने पहले थे। तो वो भी एक दूसरा तरीका है देखने का कि 18 महीने से मार्केट कहीं नहीं गया है। ऑफ कोर्स उस बीच में निफ्टी लाइफ टाइम हाई 18,800 नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में जाके आया है, और नीचे में 15,200 भी जाके आया है, पर मोटा मोटी बिल्कुल वही है और 18 महीने से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आंसर कर देता है कि बहुत हमेशा डिस्कशन रहता है कि इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है, हमारा बाजार तो सस्ता ही नहीं होता, पीई वाइज या और दूसरे भी पैरामीटर वाइज हमेशा एक्सपेंसिव है। तो उसके दो चीजें हैं कि एक तो जो इकोनॉमी करीब करीब लोएस्ट एस्टिमेट से भी हम अगर 6% का जीडीपी ग्रोथ माने, जो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट टॉप पे है, ऑलमोस्ट नहीं तो आप दूसरे तीसरे नंबर पे गिन लीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो जो इकोनॉमी हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी और एब्सोल्यूट टर्म्स में 6% पे ग्रोइंग होगी, उसके मार्केट में आपको वैल्यूएशन सस्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें हालांकि हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी एक ब्रॉड बेसिस पे सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऐसी इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो लगाना ही चाहेंगे। तो पहली बात ये। दूसरी बात, अगर सस्ता नहीं मिलेगा तो सस्ता कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है कि जैसा मैंने कहा, 18 महीने से हमारा इंडेक्स कहीं नहीं गया है, तो एक टाइम बेसिस का करेक्शन आ गया है। और 18 महीने में ठीक है, दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स थोड़ी सी सबड्यूड रही है, बट फिर भी नेट नेट बेसिस पे 6 क्वार्टर्स में 18 महीने में अर्निंग्स ग्रो होती रही है। तो वो अर्निंग जो ग्रो हुई है वो पीई वैल्यूएशन में कहीं भी फैक्टर नहीं हुई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा बाजार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स को, और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, जो अपन बात करेंगे कि कहाँ मिल सकती है। जी सर, एक सवाल जो मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर सबके मन में है कि लार्ज कैप तो चल गए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में रैली अभी भी डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि बाकी है। आपको क्या लगता है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप अब चलने वाले हैं, इनकी तेजी अब आने वाली है? जी हाँ, तो एक तो हम अगर इंडेक्स नंबर्स को देखें तो ये बहुत ही साफ हो जाता है कि जैसा मैंने कहा, 18 महीने में लार्ज कैप इंडाइसेस, सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट है, बट मिड और स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म किए हैं। वो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में है। तो वो क्लियर दिखा रहा है कि मिड और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ऑब्वियसली एक एक सीधा सीधा उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जो चीज नहीं चली है या कम चली है, आने वाले टाइम में वो चलेगी। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, मिड और स्मॉल कैप चलेंगे। टाइमिंग को प्रेडिक्ट करना हमेशा से बाजार में मुश्किल होता है कि कौन कब कहाँ चलेगा। बट यस, फिर भी मुझे लगता है जिस हिसाब से कंटिन्यूअस प्रेशर, और प्रेशर से जब मैं बोलूं तो प्रेशर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स के परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस में नहीं दिखता है, बट इंडिविजुअल कंपनीज के शेयर प्राइस देखेंगे हम, तो अच्छे अच्छे क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप्स भी उनके पीक से, पिछले 5-6 महीने का जो शेयर लेवल पीक पे गया था या साल भर में भी पीक पे गया था, वहां से एनीवेयर 25 से 40% का करेक्शन उनमें हो चुका है। कुछ में ऑफकोर्स एक आध क्वार्टर के रिजल्ट प्रेशर में रहे हैं, और कुछ में जैसा मैंने कहा टाइम करेक्शन हुआ है। तो वैल्यूएशन भी एक इंडिकेट करता है कि अच्छा क्वालिटी जहां भी है, वहां आने वाले टाइम में अच्छी आउट परफॉर्मेंस मिड और स्मॉल कैप्स में मिलेगी। जी। व्यूअर्स ये इंतजार जरूर कर रहे होंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। न्यू एज टेक कंपनियों पर जैसे जोमेटो और पेटीएम है, कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं या जो काफी हायर प्राइस पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन लोगों को आपकी क्या सलाह होगी? और उसके बाद फिर आपसे टॉपिक से समझेंगे और व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। तो
न्यू एज कंपनीज हैं जो पिछले, आई मीन ऑफ कोर्स हम अगर 6 महीना तो छोड़ ही सकते हैं, उसके पहले के 18 महीने में इनके करीब करीब सबके 18 से 24 महीने में इनके आईपीओ आए थे। और वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट था, उसको हम चाहे तो फ्रेंजीड मार्केट बोल सकते हैं। थोड़ा सा यूफोरिया उस टाइम मार्केट में था, ग्लोबल पैसा भी आ रहा था, डोमेस्टिक पैसा तो अभी भी आ रहा है पर उस टाइम और ज्यादा आ रहा था। और एक इकोनॉमी वाइज भी, क्योंकि हम कोरोना के बेस से निकल रहे थे, तो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में ये बहुत सारी कंपनियां जो उस टाइम भी प्रॉफिट नहीं बना रही थी और अभी भी नहीं बना रही है, किसी वजह से आईपीओ लाई और सक्सेसफुल आईपीओ लाने में कामयाब रही और अच्छा उनको रेस्पॉन्स मिल गया। और उसके बाद शेयर प्राइसेस आईपीओ प्राइस से ऊपर भी गए। पर हम अगर उसको कोर पे जाएं तो ये कंपनियां जब तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती हैं, तो ये राइटली फिटेड है जहां वो थी, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। उसके और थोड़ा सा हम पहले जाएं तो वेंचर फंड्स के लिए, वेंचर इन्वेस्टर्स के लिए और एंजल इन्वेस्टर्स के लिए। पर जैसा मैंने कहा कि एक मार्केट अच्छा होने से इनको अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये आईपीओ मार्केट में आ गए और लिस्ट हो गए। अब उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी रिसेशन की बात चल रही है और डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आया है, तो इन सबके शेयर प्राइसेस बहुत शार्पली करेक्ट हो गए। मुझे लगता है आने वाले टाइम में, और जो हम बात करेंगे कि जो कंसिस्टेंट कई सालों के प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स और कंपनीज हैं, उनके ही शेयर प्राइसेस अब इतने करेक्ट हो गए कि जो बाजार में अब जो पैसा आ रहा है या आएगा, वो उन सेक्टर्स में जाएगा, बजाय इनके कि जो जो ये न्यू एज कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग है और अगले एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 3 से 5 साल शायद लॉस मेकिंग रहेंगी, इनके बिजनेस मॉडल्स को हम देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता इनमें अब पैसा जाएगा, पर इनमें क्या होगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, जो जो अच्छे से अपनी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टॉप लॉसेस को समझते हैं। पर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स का पैसा, मुझे लगता है जो दूसरे सेक्टर्स में जो प्रॉफिट मेकिंग है वहां चला जाएगा। जी, व्यूअर्स को अब ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं सर। वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने, 1 साल या 3 साल, जो भी आप व्यू देना चाहें, जैसे भी नजरिया आप रखें, वो आगे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स होंगे, सनराइज सेक्टर्स कहें, तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे जहां रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है? जी हाँ, तो ऑब्वियसली हमको ये तो बताना ही है व्यूअर्स को। तो अब इसमें मैं दो तरह के सेक्टर्स चूज करूंगा। एक एक और मैं नाम से ही शुरू करता हूं ताकि समझाना इजी रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। कंज्यूमर ड्यूरेबल की हम बात कर रहे हैं तो ये एफएमसीजी नहीं है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड नहीं है। ये सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती हैं, किचन अप्लायंसेस बनाती हैं, रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन्स है, माइक्रोवेव्स हैं, किचन इक्विपमेंट्स हैं, जैसा मैंने कहा। तो इनके अगर हम शेयर प्राइसेस देखें तो पिछले 6 महीने और उसके आसपास के ड्यूरेशन में बहुत शार्पली करेक्ट हो गए हैं। और शार्पली से मेरा मतलब है 30 से 40, 45, कुछ कुछ केस में 50% भी। ऑब्वियसली उसका रीजन है कि इनके रिजल्ट्स वीक आए हैं। रिजल्ट्स वीक इसलिए आए हैं कि थोड़ा सा हम सभी को मालूम है कि कंजम्पशन में वीकनेस है, डिमांड में, अर्बन हो या रूरल हो, वीकनेस है, और वो इनकी टॉप लाइन की कम ग्रोथ या किसी किसी केस में डी ग्रोथ में दिखा है। और दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस जो आज से 8-10 महीने पहले काफी बढ़ गए थे, फिर उसके बाद करेक्ट हुए हैं। बट क्योंकि ये लोग इन्वेंट्री, थोड़ा सा हाई इन्वेंट्री, हाई प्राइस इन्वेंट्री कैरी कर रहे थे, तो वो इतना फायदा गिरे हुए कमोडिटी प्राइसेस का अभी नहीं ले पाए हैं दिसंबर क्वार्टर, और उसके पहले सितंबर क्वार्टर में, हो सकता है मार्च क्वार्टर में भी नहीं ले पाए। बट जिस हिसाब से, और जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमको वैल्यूएशन करेक्शन का कंफर्ट इंडियन मार्केट में नहीं आता है, वो ऐसे ही टाइम्स में समय में आएगा जब आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, उसको हम थोड़ी सी डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं, करनी पड़ेगी कि आपको ये कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के अच्छे क्वालिटी शेयर्स अच्छे प्राइसेस और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और मेरे अंदाज में मार्च नहीं तो जून क्वार्टर में इनके परफॉर्मेंस में सर्टेनली इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन से फिर भी 2 क्वार्टर बहुत छोटा समय रहेगा, 6 महीना, 1 साल से 2 साल के बीच का अगर हम होराइजन लें, तो ये एक सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल जहां मुझे लगता है अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। वहां से हम थोड़ा सा आए कि कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैसे की होती है और हमको इतनी तसल्ली नहीं है, पेशेंस नहीं है। अगर शेयर अभी जिस दिन हमने लिया उसके अगले दिन से नहीं चलना शुरू हुआ, तो वो शायद उनको पसंद नहीं आता है। तो मुझे लगता है हम वापस आते हैं बैंकिंग सेक्टर पे, जहां परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में भी रही है, उसके पहले वाले क्वार्टर में भी रही थी, और आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेगी। और मुझे लगता है बाजार के मूवमेंट के साथ साथ, उसको अगर मैं मोमेंटम शब्द यूज करूं तो थोड़ा सा वो रहेगा। तो वो एक सेक्टर है जहां इन्वेस्टर्स अभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है। जी, जी
सर आप आपने सेक्टर्स बता दिए, स्ट्रेटजी समझा दी कि इस वक्त मार्केट में क्या करना चाहिए, लेकिन अब नए व्यूअर्स जो नए इन्वेस्टर्स भी हैं, वो पहली बार मार्केट में आए हैं या बहुत कम टाइम हुआ है, उनके लिए एक सवाल मेरा आपसे होगा कि जैसे आप कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लिटरेसी पे आपने काफी चीजें आप पोस्ट भी करते रहते हैं और आप उस पर काम भी करते हैं। बीक्यू प्राइम हिंदी का भी ये मोटो है कि हम हर खबर के साथ समृद्धि का सफर आसान बनाएं अपने व्यूअर्स का। तो एक चीज जो सबसे बेसिक है मार्केट की, लेकिन वो ट्रिकी भी है, कि जब मार्केट में हम शेयर चुनने जाते हैं, जब कोई भी व्यूअर या कोई इन्वेस्टर जब जाता है वो शेयर चुनने, तो वो कौन से टिक मार्क्स होते हैं जो 3 चीजें या 4 चीजें या 5 चीजें पैरामीटर पर देख लें और उसके बाद वो शेयर को कहें कि हाँ ये शेयर खरीदे जा सकते हैं। जो आपने बहुत बेसिक जब शुरुआत आपने की होगी, अब तो खैर दशकों हो गए हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की होगी तो आपने वो पैरामीटर्स बनाए होंगे कि इन 5 पैरामीटर्स को देखकर मैं शेयर खरीदूंगा। वो अपने व्यूअर्स को बताएं सर। जी हाँ, तो मैं कुछ पैरामीटर जरूर बता दूंगा, पर ये एक इतना आसान नहीं है एनालिसिस, और इसमें जैसा आपने कहा कई सालों का अनुभव लग जाता है, और उसके बाद भी अलग अलग बाजार के अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। पर हाँ, फिर भी बेसिक लेवल पे कुछ चेक्स जरूर होते हैं कंपनीज में। तो वो है कि एक तो हम लोग लिस्टेड मार्केट की बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड या वेंचर फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए। बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज भी लिस्टेड हैं, ट्रेड होती हैं, तो पर मुझे नहीं लगता मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उनमें देखना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के पैसा मीडियम टर्म में अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे फाइनेंशियल्स वाली कंपनी में ही आएगा, और उन्हीं में सस्टेन्ड शेयर प्राइस परफॉर्मेंस आती है। और अच्छे फाइनेंशियल्स का पहला डेफिनेशन है कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये देखें कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। दूसरी बात ये देखें कि फिर कैश फ्लो हो। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं, बट सेल्स अपनी करती जाती हैं, बट समहाउ कस्टमर से पैसा नहीं कलेक्ट कर पाती हैं। उसका कुछ कारण कंपटीशन होता है, कुछ है कि बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस में है, तो जो बिजनेस टू बिजनेस के बायर्स होते हैं वो काफी गैप से पैसा देते हैं, तो उनके डेटर्स बढ़ते जाते हैं, तो उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कैश फ्लो कैलकुलेशन करना एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज है, पर अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी करेगा वो उसको ये समझेगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो कैश फ्लो को देखें कि कैश फ्लो आता है कि नहीं कंपनी में। और तीसरी चीज फिर रिटर्न रेशियोज को देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल। तो वो जो आपका बिजनेस करने की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या आज मार्केट में जो एक आम भाषा में बोले कि अगर आपको सीधा सीधा आप बैंक में पैसा डाल देते हैं तो एक कंजर्वेटिवली 7% प्लस माइनस आधा 1% की इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगी। इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे ज्यादा होती है। तो वो डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर हम मान लीजिए 9% 10% की रेंज में पकड़े, तो उससे ज्यादा रिटर्न रेशियोज कंपनी के जरूर होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर है जो जरूर इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए। जी, कुछ सर आपने बड़े आसान तरीके से बता दिया, लेकिन व्यूअर्स को मैं एक बताऊं कि ये दशकों के एक्सपीरियंस का एक निचोड़ है जो सर ने बड़े आसान तरीके से रख दिया आपके सामने। सर एक सवाल जो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर मन में उठता है, कई लोग कहते हैं कि एक ही कंपनी में सारा पैसा डाल दो, कई लोग कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो जो नया इन्वेस्टर है उसको एक चीज आप समझा दीजिए कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर रखते हैं तो उसका क्या फायदा है, अगर आप कोई एग्जाम्पल दे सकें या उसको आसान तरीके से आप समझा दें सर। जी हाँ, तो आसान तरीके से समझाना हमेशा से मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो एक तो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन, एटलीस्ट मेरा, और ये पूरा सब्जेक्टिव मैटर है, कोई इसमें एग्जैक्ट साइंस नहीं है जिसने बताया हुआ हो कि क्या करना चाहिए। पर एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी बेस्ट स्टडी कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर आ जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम 3 साल पहले जाएं तो जो कोरोना आ गया था वो न किसी ने सोचा था, न प्रेडिक्ट किया था, न किसी के कंट्रोल में था। तो ऐसे फैक्टर कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी सडनली ओवरनाइट चेंज हो जाती है, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया साल भर पहले और अभी भी चल रहा है। तो ये सब कंट्रोल में नहीं रहते, तो इसलिए एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखने से आपका एक्सपोजर हर एक कंपनी में आपके पोर्टफोलियो के परसेंटेज टर्म्स में इतना कम हो जाएगा कि कुछ 2 3 4 कंपनीज अच्छा करेंगी तो उनका वेट ही आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं बनेगा। तो इसलिए दोनों के बीच में आपको बैलेंस लेना चाहिए। अब उसको समझाना पड़ेगा कि नंबर टर्म्स में कितनी कंपनीज में। तो अगेन जैसा मैंने कहा उसका कोई साइंस नहीं है, बट मुझे लगता है 10 से 20 कंपनी, अब ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं बड़ी रेंज भी हो गई, बट मेरे ख्याल से बड़ी नहीं भी हुई कि आप अपर चैन पे, और मैं बहुत सारे इन्वेस्टर से इतने सालों में इंटरेक्ट किया हूं और कभी भी करता हूं, 50 60 कंपनीज तक इन्वेस्टर्स एक्सपोजर लेके रखते हैं। तो वो सर्टेनली एडवाइजेबल नहीं है। आप एक स्वीट नंबर अपना 10 से 20 के बीच में चुने और उसमें एक्सपोजर लें। जी,
बिल्कुल सर, आपसे बात करना इतना ज्ञानवर्धक होता है कि मुझे लग रहा है कि एक सवाल और हो जाना चाहिए, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेते हुए। नए इन्वेस्टर जब आते हैं सर, तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, ऐड भी चल रहा होता है। दूसरा इक्विटी का रास्ता होता है। तो वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कब तक म्यूचुअल फंड में रहना है और कब वो अपने आप को इतना एक लेवल पर समझ लें कि अब उन्हें इक्विटी की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई डाइवर्सिफिकेशन है कि एक लिमिट तक आपको म्यूचुअल फंड की तरफ रहना है, या आप शुरू से ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसका एक सबसे सीधा सीधा जवाब तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स को मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, एक आध दिन बीमार हुए, छोटी मोटी बीमारी जो बुखार हो गया या जुकाम हो गया तो उसकी गोलियां वेल प्रिवेलेंट है, ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट में मिल जाती है, हम ले लेते हैं। बट उससे ज्यादा अगर 2-3 दिन से ज्यादा बीमार रहे या थोड़ी सी सीरियस बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना हो गया, आउटसोर्सिंग, हमारी प्रॉब्लम की आउटसोर्सिंग करना हो गया। और उसका हम सिंपल एग्जांपल लें तो घर में टीवी खराब हो गया तो हम तुरंत प्रोफेशनल को, टीवी रिपेयर वाले को बुलाते हैं, हम नहीं करते। तो ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया है, प्रोफेशनल को दे दिया है, जिसके लिए आप फीस देते हैं और जो वाजिब है बनती है। अब यही है कि आप वो एक्टिविटी जब आप इक्विटी मार्केट में आते हैं तो खुद करना चाहते हैं। तो खुद करना चाहते हैं तो ये चीज समझनी जरूरत है कि फिर हमको वो जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है वो सीखनी और समझनी पड़ेगी, और उसके लिए टाइम चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, आप जीरो टाइम से एटलीस्ट 20-30% ऑफ योर टाइम आपके इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट में यहां मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को, हम भले उसको एक भी मान सकते हैं बट सेग्रीगेट करना जरूरी होगा। तो जब भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए आप एक रीजनेबल टाइम डिवोट करने की पोजीशन में है, वो कुछ भी परसेंटेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका कितना एक्सपोजर है इक्विटी मार्केट में आपके पोर्टफोलियो का। तो अगर मान लीजिए मैं बॉल पार्क नंबर बता दूं कि 30% आपके पोर्टफोलियो का इक्विटी एक्सपोजर है, तो 30% ऑफ आपका टाइम, मतलब 24 घंटे का 30% आप इक्विटी मार्केट की एनालिसिस, स्टडी, पैटर्न्स समझना, रिसर्च करना, फंडामेंटल समझने में डिवोट करने की पोजीशन में होने चाहिए। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि आपके डेली एक्टिविटी में, आपकी डेली जॉब में या डेली बिजनेस में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इक्विटी इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं एनालिसिस करने को, तो उस परसेंटेज में आप अपना परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज तब तक म्यूचुअल फंड में ही रहिए। जी बिल्कुल सर, आपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, बेसिक्स, कैसे इन्वेस्ट करें, शेयर्स कैसे चुने, इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि आज व्यूअर्स के लिए तो एक ट्रीट हो गई है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत आसान तरीके से सारी चीजें समझा दी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लगातार जुड़े रहेंगे हमसे, और अक्सर एक फ्रिक्वेंसी पर हमारे साथ आकर और व्यूअर्स को ऐसे ही आप ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। हमें भी काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आपसे। थैंक यू सो मच कुंज सर। धन्यवाद, थैंक यू।